संस्मरण सुनाया, उससे मालूम पड़ा कि संस्मरण सुनाना भी एक कला है। निष्पक्षता की और अपनी अध्ययनशीलता की तारीफ करना चाहती थी। आप लोगों की हंसी से लगा कि उसे ग्रेड इसलिए मिला कि उसने मेरी किताब पढ़ी। मुझे याद है ये किसी भी अध्यापक के साथ होता है, बहुत वरिष्ठ अध्यापक बैठे होते हैं, छात्रों को अच्छे या बुरे अध्यापक जीवन भर याद है। मुझे अपने स्कूली जीवन के सुरंगे साहब याद है, जिनका मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं गणित कभी नहीं सीखा। मैथमेटिक्स को इतना भयानक सब्जेक्ट बना दिया और एग्जाम उससे भी अधिक भयानक थे, वो मुझे कभी नहीं भूले। उसी तरह हिंदी पढ़ाने वाली मैडम गुप्ता और संस्कृत पढ़ाने वाली मैडम चटर्जी भी कभी नहीं भूले। आगे भी कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, तो अच्छे अध्यापक बुरे अध्यापक छात्रों को याद रहते हैं। अध्यापक 25-30 साल पढ़ाते हैं, हजारों लड़के लड़कियां आते जाते हैं, कुछ याद रहते हैं किंगसन जैसे प्रतिभा संपन्न, लेकिन उनके साथ हुई सारी बातें अच्छी बुरी सब याद नहीं रहती। यहाँ चूंकि छात्र बैठे हैं बहुत सारे, इसलिए मुझे कहना जरूरी लगा, किंगसन को अगर ये मिला था तो इसलिए नहीं मिला था कि इसने मेरी किताबें पढ़ी, बल्कि इसलिए मिला होगा कि इसने केवल ऐसे डे तक संतुष्ट न रह करके काव्य अलंकार और अभिनव भारती पढ़ने की और उन्हें समझने की, उस पर आधारित अपना पर्चा लिखने की कोशिश की। और मेरा एक लेख ना भी पढ़ती तब भी तो मैं बहुत जरूरी था। दूसरा ये कि मेरा विषय प्रकृति और स्त्री नहीं है। मैं आज पद्मावत के बहाने पद्मावत में ही मित्रता पर बात करना चाहता हूँ। पद्मावत मेरे परम प्रिय काव्यों में से एक है और मेरे कुछ छात्रों को थोड़ा ताज्जुब हुआ था जब मेरी किताब अगत कहानी प्रेम की 2009 में छपी, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे एमए में पद्मावत, कबीर और अन्य कवियों को पढ़ा था, उनमें से कईयों ने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि आपकी पहली किताब पद्मावत पर है, क्योंकि पद्मावत के हिस्से जिस तरह मैं पढ़ाता था क्लास में और जिस तरह उसका प्रभाव पड़ता था एक छात्र में बैठे हुए, तो वो एक अलग ही अनुभव होता था मेरे लिए भी और उम्मीद है कि छात्रों के लिए। लेकिन खैर पद्मावत का किताब बाद में आई और बड़ी मनोरंजन स्थितियों में आई, आपको बताइए तो संकेत इस किताब में भी मैंने किए ही एक फिल्म आई थी पद्मावत नाम की, जो देखने का साहस में नहीं जुटा सका। सिनेमा का बहुत प्रेमी हूँ, लेकिन उसके बारे में जो कुछ मैंने सुना, और सबसे रोचक जिस बात पर मैं थोड़ा गंभीरता से भी विचार करता था, अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी छात्र मुझे ठीक करे, कोई भी साथी, पद्मावत में संभवतः हीरामन का कहीं था पता काव्य पद्मावत एक स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच एक ऐसे अनोखे संबंध का काव्य है जिसकी कल्पना हमें आज तक करना। पद्मावत रतन सेन पद्मावती की कहानी तो है, लेकिन मेरी रीडिंग में उसका अधिक सांस्कृतिक महत्व इस बात में है कि वो रतन सेन और पद्मावती की ही नहीं, हीरामन और पद्मावती की भी कहानी, और हीरामन पद्मावती का मित्र। पद्मावत को एक अन्योक्ति के रूप में पढ़ने की चर्चा होती रहेगी, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जब 16 पांडुलिपियों के आधार पर संपादन किया पद्मावत का, तो उन्होंने निर्णायक रूप से ये प्रतिपादित किया और सही किया कि वो जो कड़वत है जिसके आधार पर माना जाता है कि पद्मावत एक एलेगरी है या ये है, वो सब बात के हैं। पद्मावत, एक और बात कहना जरूरी है, जायसी निश्चित रूप से सूफी और बहुत सम्मानित सूफी, उन्हें मुहक्के के हिंद में गिना गया सूफी टच के रूप में, लेकिन पद्मावत सूफी काव्य ठीक उस तरह जैसे भीष्म साहनी जीवन के अंतिम दिन तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डिंग मेंबर थे, लेकिन तमस कम्युनिस्ट उपन्यास। ये फर्क जब हम आधुनिक लेखकों में करते हैं तो उस समय के लेखकों में भी हमें करना चाहिए। तुलसीदास जी के बारे में माना जाता है कि वो विशिष्ट
अद्वैतवादी थे, वैष्णव थे, रामानुजाचार्य की परंपरा के वैष्णव थे वे। रामचरित मानस विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार करने के लिए लिखा गया प्रोपेगेंडा लिटरेचर। ठीक उसी तरह पद्मावत लिखने वाले की ऐसी नीयत प्रतीत नहीं होती कि आपको एक कहानी सुनाने के बहाने बुलाए और कन्वर्ट करके सूफी बना। ऐसा कुछ जायसी का मंतव्य मालूम नहीं। इसलिए ये बुनियादी फर्क मैं करना चाहता हूँ कि जायसी निश्चित रूप से सूफी और बहुत सम्मानित सूफी थे, जैसा चमत्कार प्रचलित है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को क्या उत्तर भारत की सांस्कृतिक स्मृति से परिचित किसी भी व्यक्ति को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जायसी के जीवन, उनके लेखन आदि को लेकर के किस तरह की किंवदंतियां, किस तरह की चमत्कारिताएं उनसे जुड़ी गई। लेकिन पद्मावत एक अलग तरह का था। और पद्मावत के प्रसंग में मैंने जब पद्मावत पर किताब लिखने के लिहाज से काम शुरू किया तो मैं अपने दिमाग में स्पष्ट था कि मैं कोई एकेडमिक किताब नहीं लिख रहा हूँ। जिन मित्रों ने इस किताब को देखा उन्हें मालूम होगा एक अलग तरह की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लिखी ये किताब थी। और इसीलिए किताब मूलतः अंग्रेजी में थी, हिंदी में इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है। हमारे मित्र देवदत्त पटनायक ने बहुत जोर दिया और कहा कि पद्मावत को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और पुरानी बातें हो रही हैं। उसके पहले राजेश झा ने इंडिया टुडे में लेख लिखने को कहा मुझसे। वो लेख पढ़कर ही देवदत्त ने कहा कि भाई पद्मावत पर आप एक ऐसी किताब लिख लीजिए जो केवल लिटरेचर वालों के मतलब की ना हो, या एक आम आदमी जिससे पद्मावत को एप्रिशिएट कर सके और जिसमें पद्मावत की कहानी हो, उस पर उस तरह के लिटरेरी बहसों से कोई, तो उस तरह की किताबें जिनकी उन्होंने देखी है वो आप देख सकते। एक शब्द आजकल चलता है बॉडी स्विमिंग। कोई मोटा है तो आप उसकी खिल्ली उड़ाएं तो बुरा माना जाएगा, कोई किसी भी तरह से विकलांगता है तो उसकी खिल्ली उड़ाएं तो बुरा माना जाएगा। पद्मावत के कवि जायसी की घोषणा याद रखते हैं, मोहम्मद कवि प्रेम का ना तन रखत ना मांस, जय देखा ते हंसा, जय सुना तो आए आंस। एक और कहानी उनके बारे में प्रचलित है कि शेरशाह सूरी ने या किसने कोई भी सुल्तान रहा होगा तो नाम नहीं देखा तो हंसी आ गई, जैसे हम में से लोगों को आ जाती है, बहुत सारे लोगों को किसी भी विचित्र प्रकार से जिसको कहा जाता है आड़े तिरछे या चट्टाने को देख करके किसी व्यक्ति की आंख खराब हो तो आपको हंसी आ जाती है, कोई लंगड़ा हो कोई लूड़ा हो तो बात सांस पड़ा। क्योंकि हजरत मोहानी के बारे में जिस तरह से जाज जहीर ने कहा है उस मुहावरे का इस्तेमाल करें तो जायसी भी जी भरकर बसूरत, ऐसे वैसे बसूरत नहीं थे, चेचक नहीं थे, एक कान से ऊंचा सूंघते थे, संभवतः लंगड़े भी थे और काने तो निश्चित रूप से थे। तो ये देख करके बात साहब हंसी आ गई। तो कहते हैं कि जायसी ने छूटती कहा कि मुझ पर हंस गए और कुम्हार पर हंस गए, जिस कुम्हार ने मुझे रचाया उस पर हंसी आ गई है, मुझ पर हंसी आ गई। और ऐसे में आप ये देखें कि जायसी अपनी रचना में कई जगह इसको रेखांकित करते हैं कि मेरी एक ही आंख है, मैं एक कान से ऊंचा सुनता हूँ और फिर भी जो कविता मैंने लिखी है उसके बारे में मैं ये जानता हूँ कि जो इस कविता को सुनेगा, परंपरा रही है फलश्रुतियों की दुनिया के तमाम धार्मिक साहित्यों में, चाहे ईसाइयत हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, एक पवित्र पुस्तक को पढ़ने से आपको ये सिद्धियां हासिल होंगी। जायसी की पद्मावत को पढ़ने से केवल एक सिद्धि आपको हासिल, और वो ये कि जिस गहराई और लगाव के साथ और पीड़ा के साथ मैंने प्रेम के इस आख्यान की रचना की है, तो जिस इसे सुनने वाला जो है उसे भी शायद अपने प्रेम की पीड़ा को गाने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। पाठक के प्रेम को, उसकी स्मृति को, उसके अनुभव को स्वर देने वाला काम, और यही पद्मावत के कवि की महत्वाकांक्षा है। उसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं थी कि उसे जन्नत में कोई मकाम मिल जाए या उसे कोई मनसबदारी मिल जाए, उसकी महत्वाकांक्षा यही थी और इसी गर्व से उसने लिखा। दो ही महत्वाकांक्षाएं थी, दोनों बड़ी मनुष्य के सुलभ, कवि सुलभ, कि पद्मिनी और रतन सेन की कहानी जो सुनेगा वो शायद मुझे भी याद नहीं।
उसे प्रेम की पीड़ा को कहने और समझने की सामर्थ्य है। पद्मावत इस अर्थ में किसी धर्म परंपरा विशेष की साधना का काव्य नहीं है। पद्मावत मूलभूत मानवीय साधना का काव्य, और वो साधना है प्रेम और विवेक की साधना, कृतज्ञता की साधना। पद्मावत के जो सबसे मार्मिक कथन है उनमें से एक ये है, जब रतन सेन से पद्मावत हीरामन पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, जो कैसी अनोखी सुंदरी है। सौंदर्य वर्णन पर तो ध्यान दिया जाता है, दिया गया है, लेकिन ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ है। जो लय जियो रात दिन सुमरो, मरो तो ओहे ले जाऊं, मुख राता तन हरे हर कीने वो ही जगत है। जब तक जीऊंगा तब तक उसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, और मरने के बाद भी कृतज्ञता की ये स्मृति उस लोक में भी मेरे साथ चाहिए। अभी सुमन जी ने जिक्र किया कि हम कृतज्ञता को तेजी से भूलते हुए समाज, और ये बात केवल भारत के बारे में नहीं, दुनिया भर के बारे में सच है। ऐसे में हीरामन द्वारा ये कहना, जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए इसके अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम याद कर रहे हैं कि जीवन में हरियाले का क्या मतलब है। जो कुछ मेरे जीवन में हरियाया है, जो मेरे तन में हरापन है, जो ताजगी है, जो जीवंतता है, जो मेरी चोंच का लालपन है, लाल रंग प्रेम का भी होता है और लाल रंग स्थायी स्मृतियों का। तो जो कुछ मेरे जीवन में सार्थक है, उसे व्यक्ति के कारण है जिसका नाम है पद्मावती, और जीवन भर में उसके प्रति कृतज्ञ हूं, और जब मरूंगा तो ये कृतज्ञता मेरे साथ है। जैसी की काव्य दृष्टि का कमाल ये देखिए कि तोता आमतौर से दोस्ती निभाने और कृतज्ञता पालने के लिए विख्यात है। तोता चतुर मुहावरा ऐसे ही नहीं करते, अपना काम निकलने के बाद आंखें कोई फेर दे तो उसे कहते हैं बहुत तोता चतुर। तो तोते के साथ एक कवि समय या एक रूढ़ी ये जुड़ी हुई है, और यहाँ ये तोता है जो मरने के बाद भी पद्मावती के प्रति कृतज्ञ है। लेकिन दूसरी मान्यता पर हीरामन पूरी तरह खड़ा है। तोता भारतीय परंपरा में एक अत्यंत विद और विद्वता का प्रतीक भी है। तोता और मैना का संवाद, अगर आप उसको पढ़ें, लोकप्रिय रूप में भी पढ़ें, सुख साल का संवाद नहीं, तोता मैना की कहानी जो हमारे बचपन में तो दिखती थी सड़कों पर, फुटपाथों पर, अब दिल्ली में तो दर्शन नहीं होते, ऐसे साहित्य के शायद हो सकता है यहाँ मिलते हो, उनको भी अगर आप पढ़ें तो वो केवल वफा और बेवफाई के किस्से नहीं, उनमें जो आयरनी है, जो विट है, और कई जगह ह्यूमर बनकर डार्क ह्यूमर है, वो पढ़ने की चीज। तो ये भी है तोते के साथ। पद्मावत का हीरामन बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, और इसीलिए उसे गुरु से रिलेट भी किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो पद्मिनी का मित्र है, गुरु नहीं है उनके। पद्मिनी उससे हर तरह की बात करती है, वो पद्मिनी से हर तरह की बात करती है, बल्कि उसको पद्मिनी के पिता घर से निकालते इसीलिए हैं और धार्मिक आदेश इसीलिए देते हैं। उन्हें संदेह हो जाता है कि पद्मिनी को सूर्य और चंद्र के मिलन की शिक्षा दी, जायसी का संकेत तंत्र की। वहां सूर्य और चंद्र के मिलन का अर्थ है स्त्री पुरुष के संबंधों की सूचना, और इस क्रोध में वो निकाल दिया जाता है वहां से, और फिर किसी तरह जान बचती है, उसकी चित्तौड़ पहुंचता है
द्वारा, और चित्तौड़ से फिर वो रतन सेन को रास्ता दिखाते हुए ले जाता है सिंगल द्वीप, जो संयोग से वर्तमान लंका से सर्वथा। पद्मावत के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि पद्मावत एक साथ यथार्थ लोक और फैंटेसी लोक दोनों को साथ था, और जायसी की जानकारी अपने इतिहास और भूगोल की काफी दुरुस्त है। रतन सेन को जब पद्मावत रास्ता को हीरामन रास्ता बताता है और रतन सेन रवाना होते हैं, तो रास्ता चित्तौड़ से उड़ीसा तक जाने का, और उड़ीसा में रतन सेन के मित्र गजपति राजा हैं। आप देखें कि जायसी के समय में, 16वीं सदी में उड़ीसा में सचमुच गजपति वंश का ही शासन, और गजपति राजा जो है वो उसको सारा मतलब कारवां और काफिला प्रदान करते हैं, जहाज वगैरह देते हैं, और फिर वो एक के बाद एक 7 समुद्र पार करते हुए सिंगल पहुंचता है। और ये ध्यान दें आपके सिंगल द्वीप वर्णन में जायसी ने कई बार इसको रेखांकित किया है, ये लंका से भी अधिक सुंदर, सोने की कही जाने वाली लंका से भी अधिक सुंदर। जब पद्मिनी और रतन सेन लौटते हैं विवाह के बाद, तो लौट करके वो जगन्नाथ के दर्शन करते हैं रामेश्वरम के, यानी वो चित्तौड़ के लिए तमिलनाडु से नहीं बल्कि उड़ीसा से रवाना। और इसलिए, और ये ध्यान देने की बात है, ये सही है कि श्रीलंका का नाम सिंगल है, भूमि से गए हुए लोगों ने बसाया था सबसे पहले, लेकिन उत्तर भारत में कम से कम, अन्य जगह भी हो सकता है, उत्तर भारत के बारे में निश्चित विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उत्तर भारत में सिंगल द्वीप किसी भौगोलिक स्थान का सूचक है। सिंगल द्वीप उत्तर भारत में एक चुनौती है, वो आध्यात्मिक साधना की भी हो सकती है, प्रेम की भी हो सकती है, और वो अन्य प्रकार की। आप सबने वो कहानियां सुनी होंगी, अभी तक वो कहानियां संभवतः जीवित है। एक निखट्टू किस्म का देवर है, कुछ करता धरता नहीं है, रोज खाना खाने के समय आ जाता है, तो भाभी किसी दिन ताना दे देती है, वो कहता है कि खाना ठंडा हो गया, रोटी और ठंडी है, तो ताना दे देती है कि अगर गर्म रोटी तवे से उतरती हुई खानी है तो चले जाओ सिंगल द्वीप से कोई पद्मिनी क्या। कहानी आपने सुनी। तो सिंगल द्वीप एक तरह का यूटोपिया है, एक तरह की फैंटेसी है, और आप ये ध्यान दें, जो मुझे कहना है उसके प्रसंग में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें जा पद्मावत में जितने भी चमत्कार होते हैं वो सिंगल द्वीप में। सिंगल द्वीप में जाते समय शिव और पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त हैं रतन सेन को, उसके साथ 14,000 योगियों की वो है, और न जाने किस किस प्रकार की उसको सिद्धियां प्राप्त हैं, उसको शिव जी ने स्वयं एक सिद्धि गुटका दिया है जिसके कारण वो सब कुछ हासिल कर लेगा। ये सारे चमत्कार फैंटेसी और यूटोपिया में। लौटने के बाद जब रतन सेन पर सचमुच विपदा पड़ती है, कोई चमत्कार, अलाउद्दीन के अत्याचार से बचाने वाला कोई चमत्कार, इस लोक में यथार्थ में अगर कोई चमत्कार होता है, और इसे हम चाहें तो आज भी याद कर सकते हैं 21वीं सदी में, जायसी अनजाने तो नहीं, अनचाहे इस बात को रेखांकित करते हैं कि वास्तविक जीवन में चमत्कार का दावा करने वाले सारे नहीं तो अधिकांश सदाभाव चेतन जैसे ही होंगे। इसलिए आज भी चमत्कारियों से बचना चाहिए, चाहे वो पर्ची निकालने का चमत्कार हो, चाहे वो निकालने का चमत्कार हो। जायसी हमें ये एक तरह से फॉरवर्ड कर गए थे, वास्तविक जीवन में चमत्कार कुछ होता नहीं है, एक ही चमत्कार होता है, और वह है मनुष्य का संकल्प, मनुष्य की चेतना और उसका संतोष। और इसीलिए अलाउद्दीन द्वारा गिरफ्तार किया गया रतन सेन जायसी को मंसूर जैसा किया। जब अलाउद्दीन गिरफ्तार करके वो ले जा रहा है रतन सेन को, तो जायसी कहते हैं कि वो ऐसे चला जा रहा था जैसे मंसूर था। बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत में हीरामन और पद्मिनी के संबंध का स्तर यह है कि पद्मिनी केवल हीरामन से ही कह सकती है कि मैं रतन सेन से प्रेम करने लगी हूँ, उसकी साधना से, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हमारा मिलन किसी तरह का हो। और
इसलिए वो तो योगी बन के आया तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर किसी तरह शिव जी की कृपा से सारी मुश्किलें दूर होती हैं। तो आप जरा ध्यान दें इस बात। पद्मिनी और रतन सेन के मिलन की बहुत चर्चा हुई है और मैंने अपनी किताब में उसको उद्धृत नहीं किया, क्योंकि किताब में उद्धृत करता तो प्रकाशक ही काट देता। अगर भाई साहब इस तरह का श्रृंगार वर्णन एक लोकप्रिय पुस्तक में अभी मुझ पर और आप पर अस्मिता का मुकदमा चल जाएगा और लोगों की भावनाएं हाथ करने का आरोप लग जाएगा। मैंने केवल संकेत कर दिया है और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आज से 20-25 साल बाद डॉक्टर क्लास में भी उसको पढ़ाने का मुझको और लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये देखिए ऐसा भी चले। सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये है कि उस मिलन के ठीक पहले पद्मिनी रतन सेन से बात करते हुए हीरामन के प्रति कृतज्ञता कहती है, हीरामन के कारण आज मैं तुम्हारी बाहों में पास, आज मैं तुम्हारे साथ हो सकती। एक स्त्री और पुरुष जो एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत कामोद्दीप छाया होगा, एक ऐसा विरल वर्णन वाला संभोग जो जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है, आरंभ होने वाला है। उस संभोग के ठीक पहले वो स्त्री अपने मित्र हीरामन के प्रति कृतज्ञता है। अगर वो ना होता तो ये, और इसके साथ बहुत रोचक है, जब नागमती का संदेश किसी तरह वो पक्षी पहुंचाता है और रतन सेन को याद दिलाता है कि तुमने कितना बड़ा अत्याचार नागमती के साथ किया है, और रतन सेन लौटने लगता है, आप याद करें मित्रों, तमाम सिंहल रतन सेन और पद्मावती को विदा करने लगता है। माँ, पिता, सहेलियां और लोग दरबारी आ गया है। मुझे बहुत ही मार्मिक लगता है रतन सेन को विदा करने वालों के उस समूह में हीरामन का नाम, हीरामन नहीं है। ओके, अब इसमें आप जो भी संकेत पढ़ना चाहें, हीरामन ने एक बार मनुष्य जीवन की वास्तविकता देख ली और वो किसी तरह बच गया। वो जानता था, संभवतः उसे मालूम था कि नियति क्या होने वाली है, और उसका संकेत बड़े मार्मिक ढंग से पद्मावती से करवाया है। जैसी जब सखियां उसको विदा करने लगती हैं, कहती यहाँ अच्छी तरह गले मिल लो, क्योंकि अब मैं लौट के मायके से जाती हुई लड़की ये तो कहती है कि अब बहुत दिन बाद आऊंगी, कभी आऊंगी, जो भी है। हम जानते हैं कि आज भी बहुत सारी आधुनिकता के बावजूद भारत में ही नहीं, जिसको साउथ एशिया आज कहा जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक, बेटी की विदाई अभी भी एक बड़ा मार्मिक पल है। और उस बेटी को भी लगता है कि ये पता नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, कब लौटेंगे, लेकिन इतने निर्णयात्मक रूप से कोई नहीं कहती कि अब मैं कभी लौट कर। ये पूर्वाभास है, संभवतः वो पूर्वाभास हीरामन को भी, संभवतः हीरामन के बारे मन में अपनी उस मित्र के प्रति, पद्मावती के प्रति एक क्रोध भी है, झल्लाहट भी है कि तमाम मेरी सावधानियों को, समझाइश को सुने बिना ये पुनः उस जगत में जा रही है जहाँ किसी तरह के चमत्कार नहीं होते, जहाँ कृतज्ञता नहीं है, जहाँ परस्पर घृणा है, संदेह है और अंततः आक्रमण हो। बहुत रोचक है। और उसके बाद बाकी जो खंड है पद्मावत का, उसमें न केवल चमत्कार नहीं है, उसमें हीरा पद्मावती के ऊपर तमाम संकट आते हैं, पद्मावती को तमाम स्थितियों से गुजरना होता है, वो गोरा बादल की मदद लेती है, हीरा उनका धन्यता होता है। बहुत गहरी दोस्ती में ही ऐसा गहरा प्रतिवाद, एक तरह का प्रतिवाद है हीरामन का, एक तरह की सावधानी है, लेकिन वो बात अपनी जगह है। वास्तविकता यह है कि हीरामन पद्मावती के गुरु हो या ना हो, पद्मावती के मित्र थे। और जब से मैंने पद्मावत पढ़ा, शायद 78-79 में MA करते हुए, और उसके बाद जब पढ़ाया 10-12 साल बाद, और फिर ये पुस्तक लिखी, और उसके बाद
एक बात मुझे हमेशा लगती है कि अगर जीवन में और कुछ ना हो, एक ऐसा मित्र हो, स्त्री या पुरुष, वृद्ध या युवा या बच्चा, जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि जीवन भर इसका कृतज्ञ रहूंगा और मरते समय भी कृतज्ञता का ये बोझ मेरे साथ जाएगा, जैसे हीरामन ने पद्मावती के बारे में कहा था। कुछ लोगों में ये समझ होती है, और हम यहाँ मेरे बहुत आदरणीय अध्यापक साथी बैठे हैं, वरिष्ठ साथी, कि वो सिलसिला टूट जाए तो कहीं से भी पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव नामवर जी में ये सामर्थ्य है। हम लोगों की जब क्लासेस होती थी तो तुमने तो शायद नहीं पढ़ा होगा नामवर जी से, तो हमारे कमरे में, मतलब उनके अपने ऑफिस में होती थी क्लास, तो बीच में कोई फोन आ जाए, हालांकि कांची मन को निर्देश था कि क्लास के दौरान कोई फोन ना लिया जाए, लेकिन कोई बहुत जरूरी फोन आ जाए तो नामवर जी उठा लेते थे, और 1 मिनट 2 मिनट इवन 5 मिनट बात करने के बाद उस वाक्य के उसी शब्द के अगले शब्द से आरंभ हो जाते थे जो छूटा था। परमात्मा ने मुझे ये समझ दी, उसी तरह जैसे मुझे नामवर जी जैसी स्मृति दी, वैसी स्मरण शक्ति। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, केवल 1 मिनट और मुझे कहना है। अगर उस 1 मिनट ये चल बोला चुप रहे से गड़बड़ी करवा हो, हम सब इस बात पर गौर करें। मित्रता बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है और बहुत एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, और एक तरह से कहिए तो संबोधन के तौर पर एक बहुत अमूल्य संबोधन है। आप देखते हैं टेलीविजन डिबेट में जो लोग एक दूसरे का खून पी जाने लगभग जैसे लहजे में होते हैं, वो भी कहते हैं मेरे काबिल दोस्त। और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जिनकी मतलब जिनके दुख देखे, जिनके मुख देखे दुख उपजन, उनके बारे में भी कहते हैं हमारे प्रिय मित्र। तो ऐसी स्थिति में मित्रता एक बड़ी दुर्लभ है। इस पर विमर्श दार्शनिक कौन है और गंभीर विमर्श हुए, क्योंकि मित्रता में उस तरह सामाजिक रूप से बाध्यकारी संबंध नहीं है कि अगर पति और पत्नी में विच्छेद हो जाए तो स्कैंडल हो जाएगा, समाज में धर्म में स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी। मित्रता में ऐसा कुछ नहीं। जो भी कमिटमेंट है, जो भी बंधन है, वो परस्पर, और इसीलिए संभवतः सबसे गहरा है। और इसीलिए कभी कभी का मैं कल्पना करता हूँ, मैं अभी कल ही नागरिक प्रचारणी सभा में कह रहा था, मार्शल प्रूस्ट का एक वाक्य मुझे याद आया था कि रचना जहां लेखक के लिए समाप्त होती है, जो रचना का लेखक के लिए कंक्लूजन होता है, वो पाठक के लिए एक्साइटमेंट, वो पाठक के लिए उत्प्रेरणा का पल। हीरामन और पद्मावती की कहानी झांसी के लिए जहां समाप्त होती है, जहां वो समाप्त होती है, यानी जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके बाद हीरामन प्रकट नहीं होता कहीं भी उस पूरे आख्यान में, मेरे लिए वो वहां से शुरू। क्यों किया होगा हीरामन ने ऐसा? क्यों झांसी ने ऐसा तय किया कि हीरामन की जरूरत नहीं, और क्यों इतने सहज रूप से वो हो गया कि आपको और मुझे याद तक नहीं आता, खटकता तक नहीं है कि भाई हीरामन कहां है। मैंने कहा मित्रों, देखिए मित्रों, मैंने कहा मैंने जैसा कहा कि ऐसा एक भी मित्र जीवन में होना जिसके बारे में ये कहा जा सके और जिसके साथ संवाद रहे तो ऐसा गहरा रहे, और किसी वजह से संवाद टूट जाए तो ऐसा टूटे कि वो टूटन की आवाज केवल मुझे सुनाई दे और उसे सुनाई दे
और दुनिया को लगे कि सब कुछ सामान्य है। ऐसी एक मित्रता जीवन को